इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जू युरोंग और चांगशेंग एक कैनन के पास पहुंच गए। उनके हिसाब से यहाँ पर एक स्पिरिट टेम्पल होना चाहिए और उसी टेम्पल से इन्हें सेंट जाओ दुफू की टूम तक जाने का रास्ता मिलेगा। इन दोनों का मानना था कि उसी टूम में सेंट जाओ दुफू का इनहेरिटेंस है और वो किसी भी कीमत पर डिमोनिक रेस के हाथ नहीं लगना चाहिए। और उतने में जू युरोंग को यहाँ पर एक ह्यूमन फेस फायरफ्लाई नजर आई। उस फायरफ्लाई को देखते साथ ही जू युरोंग चांगशेंग को बताने लगी कि इस जुगनू की पीठ पर एक ह्यूमन का फेस बना था। एंशिएंट माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसी फायरफ्लाई डेथ को रिप्रेजेंट करती है, जिसके चलते इन दोनों को इतना तो समझ आ चुका था कि ये जगह काफी ज्यादा भयानक है और अब इनके सामने एक डेड फॉरेस्ट मौजूद था। चांगशेंग कह रहा था कि इसे पार करने के बाद हम पहले टेम्पल के पास पहुंच जाएंगे, जिस पर जू युरोंग बताने लगी कि बाह्य भी उस इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहता था। यकीनन उस इनहेरिटेंस में ऐसा कुछ तो जरूर है जिस पर डीमन रेस कब्जा करना चाहती। तो चांगशेंग उसे बताता है कि बस हमें इस डेड फॉरेस्ट को पार करना होगा, इसके सामने हमें स्पिरिट टेम्पल मिलेगा और फिर वहाँ मौजूद स्पिरिट पाथ हमें सीधे जाओ दुफू की टूम तक पहुँचा देगी। और इतना कहते साथ इन दोनों ने डेड फॉरेस्ट में कदम रखा। वेल वहाँ पर हम एक बीस्ट को देख पाते हैं जो कि चुपके से इन दोनों पर नजर रखे हुए था। इधर इन दोनों को भी महसूस हुआ कि कोई उन पर हमला करने वाला है, तो जू युरोंग और चांगशेंग तुरंत ही तैयार हो गए। हालांकि उनके आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रू इसेंस रिवॉल्व होने लगा। इनका जो ओपोनेंट है वो डायरेक्टली इनके सामने नहीं आना चाहता था, तो उसने अपने डिमोनिक हैंड से इन दोनों पर हमला कर दिया। मगर जू युरोंग और चांगशेंग फटाफट से वहाँ से भागने लगे। चांगशेंग जू युरोंग को बता रहा था कि जिस ट्रू इसेंस का यूज करके हम पर अटैक किया गया उसी से पता चल रहा कि वो बंदा स्टार गैदरिंग रेल्म का कल्टीवेटर है। वेल यहाँ पर ये दोनों काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। इन्हें कुछ भी करके डेड फॉरेस्ट को फटाफट से क्रॉस करना था, लेकिन वो इवल एनर्जी तो इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और अब तो इन दोनों पर वहाँ मौजूद मॉन्स्टर्स ने भी हमले करना शुरू कर दिए, मगर ये लोग उनका मुकाबला करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर एक मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जू युरोंग चांगशेंग को बता रही थी कि ये टेम्पल एक सेक्रेड प्लेस है, मेरे ख्याल से ये इवल वहाँ पर हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तो हमें फटाफट से टेम्पल तक पहुँचना होगा। और अब ये दोनों भागते हुए सीधे उस पाथ के एंड तक पहुँच जाते हैं। इनके सामने एक बहुत बड़ी खाई थी, साथ ही इन्होंने देखा कि कई सारे मॉन्स्टर्स इन पर अटैक करने आगे बढ़ रहे हैं। सो अब इन दोनों के पास दो ही ऑप्शंस थे, एक तो इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करो या फिर खाई से छलांग लगा दो। तो चांगशेंग तुरंत ही जू युरोंग का हाथ थाम लेता है। वो उससे कह रहा था कि बस मुझ पर भरोसा करो, और इतना कहते साथ ही वो दोनों सीधे क्लिफ से छलांग लगा देते हैं। साथ ही यहाँ पर चांगशेंग ने अपने येलो पेपर अम्ब्रेला को भी रिलीज किया था, तो उस अम्ब्रेला ने क्लिफ की एज पर जितने भी मॉन्स्टर्स खड़े थे उन सभी को जलाकर राख कर दिया। जू युरोंग तो उसकी इस चालाकी को देखकर ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वेले दोनों वहाँ से काफी दूर पहुँच चुके थे और तभी हम उस बीस्ट को देख पाते जो कि अभी भी इन दोनों पर नजर रखे हुए था। वहीं दूसरी तरफ जू युरोंग और चांगशेंग एक टेम्पल के सामने पहुँच गए। इन्होंने जैसे ही टेम्पल का डोर ओपन किया इन्हें अपने सामने एक स्टैचू नजर आता है। चांगशेंग बता रहा था कि मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड्स में इसी टेम्पल के बारे में पढ़ा था, उसमें लिखा गया था कि स्पिरिट पाथ पर पहुँचने के लिए हमें एक अल्टर पर जाना पड़ेगा। अल्टर पर जाने के बाद हमें कैरी को एक्टिवेट करना होगा। मगर ये टेम्पल मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तभी इन्हें अपने सामने विच डेटीज की कुछ राइट्स की पेंटिंग नजर आई। चांगशेंग कह रहा था कि यहाँ पर एक बहुत ही पुराना पगोड़ा ट्री है, यहाँ की हर एक चीज एंशिएंट लग रही, लेकिन इस पेंटिंग को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये एंशिएंट है। मेरे ख्याल से अल्टर पर जाने के बाद हमें विचेस के रिचुअल को फॉलो करना होगा, जो कि बिल्कुल भी सिंपल नहीं होते। मैंने सुना था कि विचेस के रिचुअल को बस उनके क्लैन के लोग ही फॉलो कर सकते। तो जू युरोंग उसे बताती है कि एक बार मैंने हेवन वर्शिप सेरेमनी को विटनेस किया था, जिसमें विचेस सर्कल में मूव करते हुए अपने स्टाफ को स्ट्रक करती है। उनके पास जो स्टाफ वेपन होगा उसी को स्ट्राइक करके वो लोग स्पिरिट को समन कर सकते हैं, और उसी सेरेमनी को इस पेंटिंग के जरिए दिखाया गया। लेकिन इस पेंटिंग को देखकर ऐसा फील हो रहा कि इसमें कुछ तो मिसिंग जरूर है। और अब जू युरोंग ने वहाँ मौजूद बोन्स को अपने पावर से समन करना शुरू किया। वो कुछ मंत्रास को इंचांट कर रही थी, जिनका आमतौर पर बस विचेस ही यूज कर सकती है। यहाँ पर अलग अलग किस्म की हड्डियाँ थी जिन्हें जू युरोंग अपने मंत्रास से जोड़ने लगी, और फाइनली उन सभी हड्डियों को जोड़ने के बाद उसने एक डिवाइन स्टाफ को फॉर्म कर लिया। यही डिवाइन स्टाफ इन्हें स्पिरिट पाथ का रास्ता दिखाएगा। अब वो स्टाफ सीधे जाकर उस पेंटिंग के साथ एक हो जाता है, जिसके चलते वो अधूरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। और फाइनली उसी स्टाफ ने एक पेड़ को हटाकर इनका रास्ता क्लियर कर दिया। चांगशेंग तो ये सब देखकर जू युरोंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि इस बंदी ने अधूरी
पेंटिंग को कंप्लीट किया। साथ ही इसके पास विचेस के रिचुअल का भी नॉलेज है, जिससे पता चल जाता कि इसने काफी सारी पढ़ाई की होगी। खैर अब ये दोनों एक सीक्रेट कॉरिडोर के सामने पहुंच गए। जुईरोंग बता रही थी कि इसी कॉरिडोर में हमें अल्टर मिल सकता है, बस एक बार हम अल्टर को ओपन करें फिर हम जाओ दूफू की टूम तक पहुंच जाएंगे। और अब ये लोग उस कॉरिडोर में मौजूद एक पेंटिंग को ऑब्जर्व करने लगे, जिस पर सीनियर जाओ दूफू की लाइफ एक्सपीरियंस का डिपिक्ट था। जुईरोंग ने तो फटाफट से अपनी बटरफ्लाई का इस्तेमाल करते हुए इस पेंटिंग को ग्लो किया, ताकि ये लोग उस पेंटिंग पर मौजूद हर एक डिटेल्स को समझ सके। और अब एक नरेटिव वॉइस हमें जाओ दूफू के बारे में बताने लगी। वो वॉइस कहने लगी कि सर्दियों के मौसम में जाओ फैमिली ने एक बच्चे को वेलकम किया। उस बच्चे की आंखें काफी ज्यादा अजीब थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी एक आंख में 2 पुतलियां थी और इसी वजह से उसे दूफू ये नाम दिया गया। बचपन से ही दूफू का कल्टीवेशन के लिए टैलेंट काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसने छोटी सी एज में ही लियो रिवर पर अपना डोमिनेंस साबित किया और जब वो जवान हुआ तब उसने डिवाइन कैपिटल के एम्परर टाइजॉन को भी हरा दिया, जिसके चलते जाओ दूफू सेंट्रल प्लेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका था, एक कॉन्करर जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। उसके बाद जाओ दूफू ने साउथ में ट्रैवल करते हुए एक सोर्ड सेंट को भी स्ट्रक डाउन किया। इतना ही नहीं, सबसे पावरफुल होली मेडन भी उसके सामने हार चुकी थी। और उसी दिन से ऐसा कहा जाने लगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो जाओ दूफू का मुकाबला कर सके। इस दुनिया के सबसे पावरफुल बाहुबलियों ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए और इस तरह से जाओ दूफू सेंटहुड के पीक पर पहुंच गया। मगर इतने से भी जाओ दूफू का दिल नहीं भरा और इसी वजह से उसने इस दुनिया के सबसे ग्रेट मास्टर का मुकाबला किया। वो एक लाइफ एंड डेथ बैटल थी जिसमें जाओ दूफू ने फतेह हासिल की और इसी तरह से न जाने कितने ही सारे फॉलन मास्टर्स की हड्डियों पर चलते हुए जाओ दूफू ने अपना रास्ता तय किया और फाइनली वो गेट ऑफ न्यू रेल्म के दरवाजे के पास पहुंच चुका था। उस जमाने में कहा जाता है कि ये नई रेल्म एक ऐसी कल्टीवेशन लेवल थी जिसे आज तक कोई भी मास्टर नहीं कर पाया। लेकिन चांगशिंग और जुईरोंग तुरंत ही समझ गए कि इस न्यू रेल्म का मतलब था लेजेंडरी रेल्म ऑफ डिवाइन सेक्लूजन, जिसे फिलहाल के टाइम में डिवाइन कंसीलमेंट लेवल के नाम से भी जाना जाता है। अब इस कल्टीवेशन का जिक्र सुनते साथ ही चांगशिंग को सेंट वांग जीशे ने बताई हुई बातें याद आने लगी। वांग जीशे ने उसे बताया था कि अगर तुम तकदीर को बदल नहीं पाई तो जिंदा रहने का तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, तुम्हें कुछ भी करके कल्टीवेशन की डिवाइन कंसीलमेंट लेवल पर पहुंचना होगा। वो एक ऐसी लेवल है जिस पर पहुंचने के लिए कई साल लग जाएंगे और इसी वजह से चांगशिंग ने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इतना वक्त बचा ही नहीं कि वो डिवाइन कंसीलमेंट रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर सके। अब दोबारा से नरेटिव वॉइस में जाओ दूफू के बारे में बताने लगी। वो कहती है कि जाओ दूफू इस न्यू रेल्म पर पहुंचना चाहता था और किसी भी वॉरियर को कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना है तो उसे फाइट की जरूरत पड़ती। अब इस दुनिया में ऐसा कोई बचा नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके, इसीलिए वो अकेला ही ओल्ड स्नो सिटी पहुंच गया जहां पर डीमंस का डोमिनेंस था। वहां के हजारों लाखों पावरफुल डीमंस ने उसे चारों ओर से घेर लिया, तो उन सभी का खात्मा करते हुए जाओ दूफू ने डीमन लॉर्ड को बुरी तरह से घायल कर दिया। ओल्ड स्नो सिटी पूरी तरह से जाओ दूफू के हाथों मैसेकर हो चुकी थी, जिसके चलते फाइनली जाओ दूफू को ये समझ आ गया कि अब इस दुनिया में उसका कोई राइवल ही नहीं जो उसका मुकाबला कर सके। इसलिए जाओ दूफू ने सितारों के समंदर को पार करने का फैसला लिया। जाओ दूफू की एक स्पेशलिटी थी, वो अपनी जिंदगी को बोरिंग तरीके से जीना नहीं चाहता था। अगर वो इसी दुनिया में रुकता तो पूरी दुनिया का रूलर बनता। लेकिन सेंट जाओ दूफू ने नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। उसे पता था कि सितारों का समंदर पार करने के लिए उसे हजारों साल लग जाएंगे। इसलिए जाओ दूफू ने अपनी जिंदगी भर में जितना भी फॉर्चून कमाया था वो सारा इनहेरिटेंस उसने अपने जाओ ग्रेव में दफना दिया। साथ ही उसने अनाउंस किया कि मेरा इनहेरिटेंस सभी के लिए ओपन है, लेकिन उस इनहेरिटेंस तक बस वही बंदा पहुंच पाएगा जो कि उसके काबिल हो। एक वर्दी सोल ही मेरी इनहेरिटेंस को क्लेम कर पाएगी। और यही वजह थी कि आज तक कोई भी सेंट जाओ दूफू की इनहेरिटेंस को क्लेम नहीं कर पाया। इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं था जो कि जाओ दूफू की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर पाए। जुईरोंग बता रही थी कि इस मुराल पर जो वर्ड्स है वो खुद सीनियर जाओ दूफू ने काफ किए थे। जाओ दूफू जब तक इस दुनिया में थे उन्होंने न जाने कितने ही सारे ग्रेट फैक्शंस को हरा दिया, तो उनकी उस टूम में हमें सिर्फ फॉर्चून ही नहीं मिलने वाला बल्कि उस टूम में ढेर सारी पावरफुल सोर्ड टेक्निक होंगी जो कि सेंट जाओ दूफू ने उन फैक्शंस को हरा के हासिल की थी। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि ना, उस टूम में सिर्फ इतना ही नहीं मिलने वाला बल्कि वहाँ पर डिवाइन कंसीलमेंट लेवल पर पहुंचने का सीक्रेट भी लिखा होगा। खैर यहाँ पर चांगशिंग को एक उम्मीद मिली थी, अगर वो सेंट जाओ दूफू की टूम तक पहुंच पाया तो फ्यूचर में डिवाइन कंसीलमेंट लेवल तक भी पहुंच पाएगा।
मगर उतने में वहाँ मौजूद हर एक कैंडल अपने आप बुझने लगती है। साथ ही साथ इनके सामने एक शैडो मॉन्स्टर अपीयर हो गया। उसने तो आते साथ ही इन दोनों पर हमला किया, लेकिन जुईरोंग और चांगशिंग फटाफट से उस अटैक को डॉज कर देते हैं और फाइनली वो मॉन्स्टर इनके सामने अपीयर हो गया। दरअसल ये वही बंदा है जो काफी देर से इन दोनों पर नजर रखे हुए था। वो इन दोनों को बताता है कि मैं हजारों सालों से इस प्लेस को गार्ड करते आया हूँ, न जाने कितने सारे जीनियस मेरे हाथों मारे गए और अब तुम भी बेवजह यहाँ पर मरने चले आए। तुमने मेरे मास्टर की पेंटिंग को विटनेस किया है, इसलिए अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। वेल, इस बंदे को अर्थ बेयर कहा जाता था। वो कहता है कि मैं काफी देर से तुम दोनों की पावर्स को विटनेस कर रहा था और सच बताओ तो तुमने मुझे इम्प्रेस किया। मेरे ख्याल से मेरे मास्टर भी तुम्हें मारते वक्त काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और अब अर्थ बेयर ने वहाँ मौजूद हर एक स्पिरिट को अवेकन किया। इधर जुईरोंग और चांगशिंग भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर अर्थ बेयर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था। उसे पता है कि ये दोनों आसानी से उसका शिकार हो जाएंगे, तो उसने वहाँ मौजूद हर एक इवल स्पिरिट को अपनी तरफ खींचते हुए उससे एक वेपन फोर्ज कर लिया। दरअसल उसने एक स्टाफ को फॉर्म कर लिया था और अब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर इन दोनों पर हमला करने रवाना हो गया। उसने तो आते साथ ही चांगशिंग की सोल पर हमला किया था और उसके एक ही फटके में चांगशिंग की सोल अचानक से शेक होकर उसकी बॉडी से बाहर जाने लगी। चांगशिंग तो अर्थ बेयर की इस मूव को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गया और अब जैसे ही चांगशिंग की सोल उसकी बॉडी में वापिस आई, अर्थ बेयर उस पर एक पाम अटैक करते हुए उसे काफी दूर पुश कर देता है। तो जुईरोंग तुरंत ही चांगशिंग को बताने लगी कि इस बंदे के स्टाफ से थोड़ा सा बच के रहना, ये डायरेक्टली हमारी सोल पर अटैक कर सकता है। और उतने में अर्थ बेयर ने जुईरोंग पर भी हमला कर दिया। इस बार उसके स्टाफ से कई सारी इवल एंटिटीज बाहर आ रही थी, जिसके चलते जुईरोंग भी पीछे की तरफ पुश हो गई। तब तक चांगशिंग उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। उसने समय रहते अपनी येलो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए अर्थ बेयर के अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। भले अर्थ बेयर का स्टाफ काफी ज्यादा पावरफुल वेपन था, मगर फिर भी येलो अम्ब्रेला के सामने वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, जिसके चलते ये तीनों भी पीछे की तरफ पुश हो गए। जुईरोंग चांगशिंग को बताने लगी कि ऑर्डिनरी वेपन इस अर्थ बेयर के स्टाफ को रोक नहीं सकते, लेकिन सिर्फ येलो अम्ब्रेला ही इस बंदे की पावर को होल्ड कर सकती है। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि ठीक है, फिर हम दोनों भी येलो अम्ब्रेला को शेयर करेंगे। वहीं पर अर्थ बेयर कह रहा था कि तुम्हारी ये अम्ब्रेला मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, वाकई इसने मेरे स्टाफ अटैक को काउंटर कर लिया। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा वेपन होता तो अभी तक तुम दोनों मारे जाते, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अम्ब्रेला एक है और तुम दो हो। आखिर कब तक तुम इस अम्ब्रेला को शेयर कर पाओगे? और इतना कहते साथ ही अर्थ बेयर ने सीधे जाकर चांगशिंग पर एक लात जड़ दी, मगर चांगशिंग उसे भी अपनी अम्ब्रेला की मदद से काउंटर कर लेता है। हालांकि इसी चक्कर में वो जुईरोंग से थोड़ा सा दूर चला गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अर्थ बेयर सीधा जुईरोंग पर हमला करने चला जाता है। हालांकि तब तक चांगशिंग ने येलो अम्ब्रेला को सीधे जुईरोंग के सामने पास कर दिया था, जिसके चलते अर्थ बेयर का ये अटैक भी काउंटर हो गया। अभी देखते साथ ही अर्थ बेयर ने गुस्से में आकर अपने स्पिरिट्स को अनलिश किया, जो कि बारी बारी जुईरोंग और चांगशिंग पर टूट पड़े। तो जुईरोंग ने फटाफट से अपने फिनिक्स एरोस का इस्तेमाल करते हुए उनका खात्मा करना स्टार्ट कर दिया। वहीं पर चांगशिंग भी अपनी फ्लाइंग सोर्ड और येलो अम्ब्रेला की मदद से उन शैडोज से निपट रहा था और फाइनली इन दोनों ने बड़ी आसानी के साथ अर्थ बेयर ने रिलीज की हुई सारी शैडोज को वाइप आउट कर दिया। ये देखकर अर्थ बेयर भी थोड़ा सा हैरान था। इन दोनों का मुकाबला करते हुए वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर ये लोग है कौन। इनके पास एक परफेक्ट आर्टिफैक्ट है जो कि मेरे सोल स्टाफ की पावर को ब्लॉक कर सकता। साथ ही इन दोनों की मूव एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही। ये दोनों एक साथ मिलकर बड़ी ही आसानी के साथ मेरे हर एक अटैक को ब्रेक करते जा रहे। कपल्स में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन तो मैंने आज तक नहीं देखा था। इसलिए वो इन दोनों की तारीफें करते हुए कहने लगा कि हजारों सालों से मैं इस जगह को गार्ड कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो इतनी देर तक मेरे सोल स्टाफ के अटैक को झेल पाए। जिससे ये बात साबित होती है कि तुम दोनों के पास काफी अमेजिंग स्किल्स हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन शैलो है और इसी वजह से तुम थोड़ी ही देर में मेरे हाथों मारे जाओगे। इधर चांगशिंग भी उस सोल स्टाफ को देखकर नोटिस कर लेता है कि ये वेपन स्टार गैदरिंग रेल्म के कल्टीवेटर को आसानी से हरा सकता। साथ ही इस वेपन के ट्रू इसेंस की इंटेंसिटी हम दोनों से कई गुना ज्यादा अमेजिंग है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जरूर से इस बंदे के सामने हार जाएंगे। वहीं पर जुईरोंग कह रही थी कि हम दोनों भी प्रोफाउंड ट्रुथ के पिनाकल्स पर हैं। अगर हम दोनों को इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो अपनी लिमिट को एक्सीड करना होगा। मैं चाहती हूँ कि 10 ब्रीदिंग तक तुम इस बंदे को होल्ड करो। मेरी 10 ब्रीदिंग कंप्लीट होने तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं इस बंदे का मुकाबला करने के लिए
पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाऊंगी। तो चांगशेंग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बस अपनी टेक्निक पर फोकस करना और 10 ब्रीदिंग तक मैं इस बंदे को होल्ड करूंगा। वहीं पर अर्थ बेयर ने दोबारा से अपनी इवल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए चांगशेंग पर हमला कर दिया। सो यहाँ पर चांगशेंग ने इन इवल स्पिरिट को मारने के लिए स्टेट रिलीजियस एकेडमी की ट्रू स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। इस मूव को शी उशोंग कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ जू युरोंग ने भी अपनी मूव को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। उसके बो से रिलीज होने वाली रेडिएटिंग लाइट हर पल के साथ स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी और इस बात को अर्थ बेयर ने भी नोटिस कर लिया। वो कहने लगा कि अगर मुझे इन्हें हराना है तो सबसे पहले इस बंदी को रोकना होगा। इसने अपने एरो एंड बो की पावर को फुल्ली अनलीश नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्थ बेयर फटाफट से जू युरोंग पर हमला करने रवाना हो गया। हालांकि चांगशेंग अपनी येलो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए उसका मुकाबला करना शुरू कर देता है। वो किसी भी कीमत पर जू युरोंग को डिस्टर्ब होने नहीं दे सकता था। इधर जू युरोंग अपनी सारी एनर्जी को अपने बो के साथ चैनल कर रही थी, जिसके चलते उसका आयरन बो काफी तेजी के साथ ग्लो होने लगा। वहीं पर अर्थ बेयर ने चांगशेंग पर एक लात जड़ते हुए उस पर अपने इवल स्पिरिट से हमला कर दिया, मगर चांगशेंग अपनी सोड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी इवल स्पिरिट्स पर अटैक कर रहा था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अर्थ बेयर ने सीधे जू युरोंग पर छलांग लगा दी। लेकिन अर्थ बेयर का स्टाफ जू युरोंग को छू पाई इससे पहले चांगशेंग ने येलो अम्ब्रेला को उसके सामने प्लेस कर दिया, जिसके चलते अर्थ बेयर दोबारा से पीछे की तरफ पुश हो जाता है। लेकिन जू युरोंग को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में चांगशेंग इवल स्पिरिट के चुंगल में फंस चुका था। वो सारे इवल स्पिरिट चांगशेंग को पूरी तरह से ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो जू युरोंग की कोई मदद ना कर सके। वहीं पर अर्थ बेयर जू युरोंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जो लाइट एनर्जी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही। भले ही तुमने अपनी फाइनल मूव को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी भी तुम एक स्टेप पीछे हो और मेरा इरादा है कि मैं तुम्हारी इस मूव को कंप्लीट ही नहीं होने दूंगा। चलो अब तुम दोनों लव बर्ड्स अपनी फाइनल जर्नी के लिए रवाना हो जाओ। इधर चांगशेंग ने अपने ट्रू एसेंस का एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए खुद को आजाद कर लिया था। साथ ही अर्थ बेयर से कहता है कि तेरा अपोनेंट मैं हूँ और इतना कहते साथ ही चांगशेंग ने अपना एक जबरदस्त स्लैश अटैक अर्थ बेयर की तरफ रिलीज कर दिया। वेल इसे श्यानलिंग शियांग कहा जाता था। इस स्लैश अटैक में चांगशेंग की डेस्टिनी स्टार और ड्रैगन पावर मौजूद थी। हालांकि अर्थ बेयर अपने सोल स्टाफ की मदद से चांगशेंग के अटैक को काउंटर करने लगा। वो कहने लगा कि तेरे इस अटैक में सिर्फ प्रोफाउंड फ्रॉस्ट है। क्या तुझे वाकई ऐसा लगा था कि स्लैश मुझे डिस्ट्रॉय कर पाएगा? उतने में जू युरोंग की फाइनल मूव प्रिपेयर हो गई। वो अर्थ बेयर से कह रही थी कि एक तरफ से तुम पर फ्रॉस्ट से अटैक हुआ और दूसरी तरफ से अब तुम्हें फायर का भी मुकाबला करना होगा। और अब यहाँ पर हमें जू युरोंग की बड़ी शानदार टेक्निक दिखाई गई। इसे स्लॉटर गॉड ब्लड एरो कहा जाता था। उस अमेजिंग एरो को देखते साथ ही अर्थ बेयर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि जिस बात का डर था वही हुआ। इस बंदी ने अपनी मूव को फुल्ली एक्टिवेट किया है और इस तरह से जू युरोंग ने उस पर अपना तीर रिलीज कर दिया, जिसके चलते अर्थ बेयर काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। साथ ही साथ चांगशेंग के स्लैश ने भी उस पर वार किया था, जिसके चलते वो फ्रॉस्ट में ट्रैप हो गया और तभी वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होके बड़ी भयानक पावर रिलीज होने लगी, जिसके चलते फाइनली अर्थ बेयर का काम तमाम हो गया। हालांकि जू युरोंग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी तो चांगशेंग तुरंत ही उसे संभालने लगा और ऐसे एग्जॉस्टेड हालत में भी वो चांगशेंग से पूछने लगी कि बताओ क्या उन कॉप्स के पॉइजन ने तुम पर कोई अटैक किया था? जिस पर चांगशेंग उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा स्पेशल है, इसलिए ज्यादातर पॉइजन का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मगर तुम बताओ क्या तुम ठीक हो? इस एरो को शूट करने के लिए तुमने अपने ढेर सारे ब्लड एसेंस का इस्तेमाल किया था और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से ऐसी कोई मूव का इस्तेमाल करो। मैं अपनी तरफ से तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए जब तक जरूरत ना हो तब तक कोई हमला मत करना। वेल चांगशेंग यहाँ पर जू युरोंग को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद था और ये बात जू युरोंग के भी समझ आ जाती है। वेल इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि अब इनका रास्ता साफ हो गया, लेकिन उतने में हम देख पाते हैं कि अर्थ बेयर की इंजुरीज अपने आप हील हो गई और फिर उसने पूरी तरह से रिकवर होने के बाद दोबारा से इनके सामने छलांग लगा दी। इधर ये दोनों भी परेशान थे कि अब इस अर्थ बेयर को कैसे मारा जाए। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी ये जिंदा हो सकता है तो फिर इसे मारने का कोई तरीका मौजूद नहीं था। वहीं पर अर्थ बेयर सीधे इनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। इन दोनों को लग रहा था कि अब ये बंदा
सीधा उन पर हमला करेगा, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। अर्थबेर तो सीधे इनके सामने घुटनों पर आ चुका था। वो कह रहा था कि जाओ टूम के कुछ नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रांग रहेगा उसी को मैं अपना मास्टर बनाऊंगा, और आप दोनों ने एक साथ मिलकर मुझे हरा दिया था, इसलिए आज के बाद मैं आप दोनों का सर्वेंट हूँ। मैं अपने मास्टर और उनकी वाइफ को हमेशा सर्व करूंगा। आप दोनों मियाँ बीवी के हर एक ऑर्डर को फॉलो करना ही मेरा फर्ज होगा। जो सुनते साथ ये दोनों एक साथ ही उसे बताने लगे कि ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, और फिर ये दोनों हेजिटेट होते हुए अर्थ बेयर को बताते हैं कि हम तो बस फेलो डाविस्ट हैं। और अब जुइरोंग उस बेयर से पूछती है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि जाओ दूफू की टूम कहाँ पर है। तो अर्थ बेयर इन दोनों को लेकर सीधे अल्टर के पास पहुँच गया। वो कह रहा था कि यहाँ पर एक पैसेज है जो कि सीधे स्पिरिट रेल्म पाथ को कनेक्ट करेगा, और उसी पाथ के आखिर में आपको सेंट जाओ दूफू की कब्र मिलेगी। इस पाथ को सिर्फ मेरे ट्राइब के लोग ही ओपन कर सकते हैं। दरअसल मेरा नाम अर्थ बेयर है, लेकिन मैं अर्थ एप क्लैन से बिलोंग करता हूँ। सिर्फ मैं ही इस अल्टर के एरी को अवेकन कर सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही उसने अपने सोल स्टाफ को एक चाबी की जैसा इस्तेमाल करते हुए अल्टर में पियर्स कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर रेड कलर की एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही वो इन दोनों को बता रहा था कि मैं इस जगह का मामूली सा गार्डियन हूँ, इसलिए स्पिरिट रेल्म के पाथ पर आपको फॉलो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे मास्टर इस पाथ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहें। तो ये दोनों भी उस गार्डियन का शुक्रिया अदा करने लगे, और उतने में अल्टर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसने इन दोनों को स्पिरिट रेल्म के पाथ पर टेलीपोर्ट कर दिया था। इन दोनों को भी ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत लगी। साथ ही यहाँ पर अलग अलग पाथ मौजूद हैं। इनमें से एक का नाम था कियो और दूसरे का नाम था शियो। साथ ही इन्होंने नोटिस किया कि हर एक पाथ की खूबसूरती दूसरी पाथ से काफी ज्यादा अलग है। कहीं पर पतझड़ का मौसम था तो कहीं पर बहार थी, और इन्हीं पाथ को क्रॉस करते हुए ये लोग एक बर्फीले इलाके में पहुंच गए। इसे डोंग पाथ कहा जाता था। तो यहाँ हो रहे स्नोफॉल से बचने के लिए चांगशेंग अम्ब्रेला को ओपन कर लेता है। दरअसल इन दोनों ने अभी तक अपना असली नाम एक दूसरे को नहीं बताया था, और इसी वजह से जुइरोंग चांगशेंग से कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि अगर तुम स्नो माउंटेन सेक्ट के डिसाइपल हो तो फिर तुमने स्टेट रिलीजियस एकेडमी की ट्रू सोर्ड का इस्तेमाल कैसे किया। जिस पर चांगशेंग कह रहा था कि मैंने बचपन से ही न जाने कितने सारे मैनुअल्स को स्टडी किया। टाइम पास करने के लिए मैं पढ़ाई किया करता था, और उसी चक्कर में मैंने स्टेट रिलीजियस एकेडमी की ट्रू सोर्ड टेक्निक को मास्टर कर लिया। वैसे तो आमतौर पर चांगशेंग कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन आज वो जुइरोंग से अपनी पहचान छुपा रहा था। साथ ही वो जुइरोंग से कहने लगा कि तुमने भी एक लॉन्ग लॉस्ट हुई सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ तुमने ब्लड एरोज का भी इस्तेमाल किया था, जो कि फिनिक्स की खास टेक्निक मानी जाती। तो फिर तुमने वो मूव्स कैसे मास्टर कर ली। जिस पर जुइरोंग कह रही थी कि मैंने इस दुनिया को न जाने कितनी ही बार एक्सप्लोर किया। मुझे अलग अलग क्लैंस को विजिट करना पसंद है, तो इसी ट्रैवलिंग के दरम्यान मैंने उस टेक्निक को भी मास्टर कर लिया। सो बेसिकली ये दोनों भी एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। इन्हें डर था कि अगर इन्होंने अपनी असली पहचान बता दी तो हो सकता है कि इनके दरमियान जो अभी फिलहाल की बॉन्डिंग है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाए। यहाँ पर जुइरोंग चांगशेंग से कहने लगी कि तुम्हें देखकर मुझे अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है, और उसके ऐसा कहते साथ ही चांगशेंग को छींक आ गई। खैर इन दोनों ने जाओ गार्डन में न जाने कितनी ही बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को फेस किया था, जिसके चलते वो अपना सिर झुकाकर एक दूसरे के लिए प्रे करने लगे। वेल इस चैप्टर का नाम था हर एक मौसम में तुमसे मुलाकात होगी, और इसी तरह से ये लोग फाइनली अल्टर पर टेलीपोर्ट हो गए। दरअसल यही थी सेंट जाओ दूफू की टूम, जिसे आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। अब थोड़ी देर में वहाँ पर डीमन प्रिंसेस अपने जनरल के साथ पहुँच गयी। वो लोग तो जुइरोंग और चांगशेंग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों इतनी जल्दी टूम के पास कैसे पहुँच गए। तभी प्रिंसेस नानके कहती कि अब इन दोनों को सैक्रिफाइस करके ही मैं टूम का दरवाजा ओपन करूंगी। वेल यहाँ पर प्रिंसेस ने अपनी पीकॉक का पोस्टर रिवील किया था, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।